हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अवसर वाला। स्वागत है आपका क्लास में। तो ये हमारा आज पहला क्लास है जो 2023 और 24 के सेशन के लिए हम आज 11th की फिजिक्स की पहली क्लास लेकर के आए हैं और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये टॉपिक। और हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ध्यान ये रखता है कि जो हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का, उसमें वो है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिक्स का इसमें पूरा इंट्रोडक्शन है। और आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो हम लोग क्लास 10th तक पढ़ते हैं, सभी जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सभी क्लास 10 तक जो पढ़ते हैं ना, तो जनरल साइंस पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही आप 11th स्टैंडर्ड में आते हैं, तो आप लोग अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं। इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अब हम उस सब्जेक्ट को प्रॉपरली जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब जो सब्जेक्ट आप इंडिविजुअली पढ़ेंगे, आप उस सब्जेक्ट को प्रॉपरली जीरो से स्टार्ट करेंगे, मतलब बेसिक से लेके हम लास्ट तक जाएंगे। थोड़ा प्रॉब्लम है खांसी और फीवर जुकाम का, तो हो सकता है बीच में थोड़ा इंटरप्शन हो, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। तो लेकिन जैसे ही आप 11th में आते हैं, हमने बताया कि आप इंडिविजुअली सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उस सब्जेक्ट को जीरो से पढ़ना शुरू करेंगे। और यह हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास है। और आपने इसीलिए देखा होगा कि हमेशा जो पहला चैप्टर होता है हमेशा इंट्रोडक्शन का ही होता है। और फिजिक्स के आज जो हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे फिजिक्स क्या है। हम आपको आज बताएंगे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के क्या क्या ब्रांचेस होते हैं, इसके क्या क्या स्कोप होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, सर फिजिक्स लेनी है, फिजिक्स का क्या स्कोप है, सर मैथ लेनी है, आगे मैथ से क्या स्कोप पड़ेगा, सर बायो लेनी है, बायो क्या क्या स्कोप है। तो आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे और 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। तो हम आप इसमें बताएंगे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के क्या क्या स्कोप है और फिजिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। हमारे टॉपिक जो है फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले हम देखेंगे साइंस की डेफिनेशन। क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे साइंस की। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, साइंस के बहुत से ब्रांचेस हैं। उसमें साइंस का एक ब्रांच जो है हमारी फिजिक्स है। इसमें से एक ब्रांच हमारी फिजिक्स है। तो फिजिक्स अगर हम बात करें तो फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक विज्ञान की ही शाखा है। फिजिक्स क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। तो फिर विज्ञान क्या है और साइंस क्या है? तो सबसे पहले मैं वो पढ़ा भाई, जब अगर फिजिक्स विज्ञान की शाखा है, फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, हमसे ये बोला गया फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, तो हमें ये जानने की जरूरत है कि फिर विज्ञान क्या है। अब जब विज्ञान क्या है जानना है, तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारी क्या रहेगी? साइंस की। तो साइंस का इतने बड़े सब्जेक्ट जो है का पूरी दुनिया, ऐसा इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसने पूरी दुनिया बदल दी, एक नई दिशा प्रदान कर दी है साइंस ने पूरी दुनिया को। तो उसका फर्स्ट लाइन, और साइंस ने जब एक नई दिशा प्रदान की है तो उसकी सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन है, जो मतलब सबसे सूटेबल डेफिनेशन जो है हमने यहाँ लिख रखी है। वैसे साइंस की अगर हम बात करें तो कई सारी डेफिनेशन है, तो लेकिन हमने एक सूटेबल लिख दी है कि प्रकृति में होने वाली घटनाएं, जैसे आपने जो देखी हैं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस, तो हमने प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित, मतलब एक सुव्यवस्थित, हर चीज एक लाइन में है, सीरीज में है, सुव्यवस्थित ज्ञान। ठीक है, तो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये तो हो गई हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब अगर बात करें हम लोग इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो साइंस इज द ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन एंड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेनास। मतलब साइंस जो है पूरी तरीके से न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, पूरी तरीके से आप इस पर पूरा अध्ययन करके क्या हुआ, कैसे हुआ है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रकृति में होने वाली जो घटनाएं हैं, क्योंकि आपने देखा है
कि साइंस कंप्लीटली नेचर का स्टडी है। साइंस क्या है? कंप्लीटली नेचर का स्टडी है। नेचर में जो इवेंट होते हैं, नेचर में जो इवेंट होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, नेचर में जो इवेंट होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनके बारे में जानना, उनको समझना, उनके कारण को खोजना। यार बिजली चमकती है आकाश में, आपने देखा होगा, तो हमें ये जानना है कि बिजली चमकती है तो कैसे चमकती है, इसका रीज़न क्या है, उसके कारण को खोजना और उसका सिस्टमैटिक स्टडी करना, एक सिस्टम से अध्ययन करना कि ऐसे पहले हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, तब जाके उसमें प्रकाश हुआ। जैसे आप लोग बोलते हैं कि चमकती पहले है या आवाज़ पहले आती है, उन चीज़ों को सिस्टमैटिक स्टडी करना, उसके डेटा को कलेक्ट करना, उसके रीज़न को सर्च करना और तर्कों द्वारा उसको प्रूफ करना, ये सब साइंस का काम होता है। जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं उनको समझना, सिस्टमैटिक स्टडी करिए, ठीक है, उसका पूरा एक डेटा कलेक्ट कर लिया, रीज़न क्या था उसको सर्च किया, फिर तर्क के द्वारा उसको प्रूफ भी किया कि हाँ इस तरीके से ये सारी घटनाएं होती हैं, इसी को हम साइंस कहते हैं। और वही हमने लिखा है फिजिक्स में कि प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध मतलब पहले ये चीज़ हुई, फिर ये चीज़ हुई, फिर लाइट आई, फिर आवाज़ आई, तो सॉरी, तो क्रमबद्ध प्रेक्षण मतलब जो हुए, फिर सुसंगत तर्क मतलब तर्क लिया कि ऐसा पहले क्यों हुआ, ऐसा पहले क्यों हुआ, ठीक है, एवं प्रयोग मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट करके प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित एक सीरीज से जो ज्ञान है उसको हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। अब हमने विज्ञान की, आपके अब इंग्लिश में बात कर दें तो साइंस इज द ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन एंड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेनॉस। यही हमारी साइंस की डेफिनेशन है। अब फिजिक्स, साइंस तो हमने देख लिया, तो फिजिक्स, अब हम देखें फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या है? साइंस की ही एक ब्रांच जो है वो फिजिक्स है। तो फिजिक्स फिर क्या करता है? बेसिकली अब बात करते हैं, फिजिक्स जो है बेसिकली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन और प्रकृति का जो प्राकृतिक घटनाओं और प्रकृति का जो अध्ययन है वो फिजिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्राकृतिक घटनाओं का और प्रकृति का अध्ययन जो है वो हमारा फिजिक्स का मेन पर्पस यही है कि जो प्रकृति है और प्रकृति में होने वाली जो घटनाएं हैं उनका हम एक प्रॉपरली अध्ययन करते हैं, यही हमारे फिजिक्स का मेन पर्पस है। तो हम देखते हैं फिजिक्स की थ्योरी क्या आएगी। भौतिकी, फिजिक्स हिंदी में बोलते हैं भौतिकी, ठीक है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति, नेचर और प्राकृतिक घटनाओं, नेचुरल फेनोमेनॉस का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको समझाते हैं, आपने चलती हुई गाड़ी देखी, ठीक है, मोशन ऑफ मास जिसको बोलते हैं, आपने हिलते हुए पेड़ देखे, ठीक है, कोई चीज़ मोशन में आई तो कैसे आई, क्या प्रेशर लगा, ठीक है, दाब लगा, तो ये सब चीज़ें क्या है हमारे फिजिक्स के याद में आती है, जैसे प्रेशर, मोशन ऑफ मास इत्यादि। हिंदी में, इंग्लिश में बात करें, जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं हमारे लिए उनके लिए एक सिंपल सी आगे से बात करते हैं तो फिजिक्स की भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन हमने आपके लिए वो एक सूटेबल लैंग्वेज निकाली है, सूटेबल एकदम थ्योरी आपको दी है जो एकदम सूट करती है। आप अगर लिखेंगे तो उन्हीं 4 वर्ड में पूरी फिजिक्स आपको पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनॉस, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या होगा फिजिक्स। जैसे चाहे आप कोई भी रूल ले लो फिजिक्स का, या किसी लाइफ में हम कोई भी रूल ले लें, जितने भी रूल आए हैं फिजिक्स में, कोई भी रूल लो, सबको वैज्ञानिकों ने सबसे पहले प्रकृति में ही देखा है। जैसे बात करें तो न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा, न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा, उन्होंने ही नेचर से ही ये चीज़ देखी, नेचुरल थी, सेब को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा। तो कहाँ से देखा उन्होंने? प्रकृति से। तो चाहे कोई भी रूल लो, दुनिया का कोई भी रूल होगा, सबको वैज्ञानिकों ने सबसे पहले प्रकृति में ही देखा था। अब दूसरी बात करें तो न्यूटन ने उसको क्या दे दिया? ग्रेविटेशन का रूल दे दिया। तो पहले उन्होंने कहाँ देखा? पहले उन्होंने नेचर में देखा, उसके बाद उन्होंने उस पर सर्च की,
ठीक है, रीजन निकाला, क्या रीजन है, फिर उसको एक नया नाम दिया ग्रेविटेशनल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कारण ये ऊपर नहीं जा करके ये चीज़ नीचे ही गिरी है। ठीक है, दूसरी बात आती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, ठीक है, उन्होंने आसमान में बिजली चमकती हुई देखी, तो उन्होंने क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी किया। उसके बाद तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन जो दिया, इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन दिया, वो कहाँ से दिया, सबसे पहले उन्होंने आकाश में बिजली चमकती हुई देखी, वहीं से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी पूरा कर दिया। तो उन्होंने भी वो चीज़ कहाँ से देखी, प्रकृति से देखी। तो जितने भी हमारे रूल हैं सबको वैज्ञानिकों ने सबसे पहले प्रकृति में ही देखा। तो जितने भी इवेंट हैं, जितने भी इवेंट फिजिक्स में हैं, सभी इवेंट्स का सबसे पहले नेचर में ही देखा जाता है। जितने भी इवेंट्स हैं सबसे पहले फिजिक्स में, जितने भी इवेंट हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, सारी पहले कहाँ मिलती हैं, नेचर में। सबसे पहले प्रकृति में ही वो घटनाएं घटित हुई, उसके बाद वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च किया, तर्कों के द्वारा उसको प्रूफ किया और फिर जाके उसको एक डेफिनेशन प्रदान कर दी। तो जितनी भी हमारी घटनाएं हैं, जितने भी इवेंट्स हैं, सारे सबसे पहले नेचर में देखे जाते हैं और नेचर में होने वाली घटनाओं को हम सिस्टमैटिक अध्ययन करते हैं, उसके रीजन को सर्च करते हैं कि रीज़न क्या है, क्यों हुआ, किस कारण हुआ, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और साथ साथ मैथमेटिक कैलकुलेशन, ये सब फिजिक्स में किया जाता है। समझ में आया? तो फिजिक्स क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं। फिजिक्स क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनॉज इज कॉल्ड फिजिक्स। तो सबसे पहले जितने भी लोग ये क्लास देख रहे हैं या जितने भी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप लोगों से मेरा सबसे पहला निवेदन यही है कि जितने भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, अभी क्या हुआ, हमारे जितने वैज्ञानिक थे उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट को पहले प्रकृति में देखा, उसके बाद उसका सर्च किया, उस पर के आपका पूरा एक थ्योरेटिकल दिया, कॉन्सेप्ट दिया मैथमेटिकल, और उसको प्रूव करके दिया। तो आप लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए कि जितने भी स्टूडेंट हैं, आप जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ें उसे नेचर से कोरिलेट जरूर करें। एक बार आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको नेचर से कोरिलेट करें। और फिजिक्स के स्टूडेंट्स में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए इमेजिनेशन, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हम नहीं देखते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी वो हैं। जैसे अगर किसी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर है, उसमें अगर आप बात करी जाए कि एक चालक तार में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी ने नहीं देखा है, ना आपने और ना हमने, और उनकी पूरी प्रॉपर्टीज़ आपको भी पता है, हमें भी पता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ सारी पता है। तो उसको हमें इमेजिनेशन करना है कि हाँ इधर से उधर जा रहे होंगे, ऐसे होता है काम, तो ऐसे हो रहा होगा। तो जितनी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है यही मेरी मेन, कि जितने भी हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं या आप कहीं से भी क्लियर करें, हम नहीं बोल रहे कि आप हमसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो जितना भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप उनको कहीं ना कहीं एक बार अपने नेचर से कनेक्ट करके, कोरिलेट करके ज़रूर देखें, जिससे होता क्या है, चीज़ें हमारी समझ में थोड़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से आती हैं। अगर आप चाहें कि आप सिर्फ किताबी नॉलेज ले लें, जैसे बोलते हैं लोग किताबी कीड़ा है, आपने वो देखा होगा 3 इडियट्स का चतुर, उठा के दूसरा रख दिया, वही पढ़ लिया, तो वो नहीं बनना है आप लोगों को। आप लोगों को अपना जितना भी पढ़ना है उसको एक कोरिलेट करना है नेचर से, या जिस तरीके से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको भी कोरिलेट करना है, फिजिक्स पढ़ रहा है उसको भी फिजिक्स पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है तो उसको भी कोरिलेट करो। मैथ में तो कोई कोरिलेटर है नहीं, सीधे सीधे फार्मूले होते हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें कोरिलेटेड है नेचुरल से, वैसे ज़्यादातर चीज़ें से मैकेनिक्स आएगी आपकी एक ब्रांच आके, उसको जब आप पढ़ेंगे तो उसको जब कोरिलेट करेंगे अपने जीवन में, दैनिक जीवन में जितनी भी चीज़ें होती हैं उससे कोरिलेट करेंगे, आपको गारंटी दे रहा हूँ जितना उससे समझ में आएगा वो ना आपको कोई टीचर सिखा सकता है, ना आपको कोई सिखा सकता है। तो सबसे बेहतर तरीका, आप जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं एक बार उनको कोरिलेट जरूर करें अपने दैनिक जीवन में होने वाले क्रियाकलापों से। आप मेरी बात मानिए, यकीनन उससे बेहतर आपको कहीं समझ में नहीं आएगा। आप पढ़िए,
किसी भी टीचर से पढ़िए, किसी भी बुक से पढ़िए, आप जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनसे कोरिलेट करिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखें फिजिक्स का प्राथमिक घटनाओं का अध्ययन किया गया तो क्या क्या पाया गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट जो हो गया भौतिकी की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो मेनली जो है फिजिक्स हमें दो भागों में बांटा गया है, मतलब जो फिजिक्स के पार्ट हैं फिजिक्स को दो पार्टों में बांटा गया। बेसिकली जो फिजिक्स की ब्रांचेस हैं वो दो हैं। एक पहली चिरसम्मत भौतिकी, हिंदी कहीं कहीं वाकई में बहुत टफ है, और हिंदी जो है लोग बोलते हैं इंग्लिश इज द टफेस्ट लैंग्वेज, बट ऐसा नहीं है। जो अगर आप शुद्ध हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो उससे टफ लैंग्वेज कोई नहीं है, ठीक है। अब आते हैं चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत का मतलब अगर आप समझे तो मतलब बहुत पुरानी मतलब पिछली सभ्यता की जो फिजिक्स है उसको बोलते हैं चिरसम्मत, मतलब क्लासिकल फिजिक्स। अगर इंग्लिश में देखो तो आप ऐसा ना करिए कि सिर्फ हिंदी में ही पढ़ना शुरू करें। आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके पढ़े जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहली ब्रांच आती है हमारी चिरसम्मत भौतिकी, या इसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। दूसरी है जो ब्रांच आधुनिक भौतिकी, इसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो आज हम केवल यहाँ तक का टॉपिक देखेंगे, छोटी सी क्लास ले रहे हैं, पहली क्लास है चिरसम्मत भौतिकी तक। इसके ब्रांचेस क्या हैं हम यहाँ तक पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पीछे हम पहले बताएंगे कि भाई जब फिजिक्स थी तो फिर इसको आधुनिक फिजिक्स देने का ऐसा क्या जरूरत पड़ गई, हमने एक नया बोल दिया कि मॉडर्न फिजिक्स है। फिजिक्स इज फिजिक्स, ये भी तो बोल सकते हैं भाई फिजिक्स है, पूरी फिजिक्स है, तो ये मॉडर्न और पुरानी फिजिक्स से क्या लेना देना था। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स जो है वो कैसे आई और क्यों इसको मॉडर्न फिजिक्स बोला गया। इसके पीछे काफ़ी बड़ी कहानी है एक, वो हम आपको पूरी तरीके से बताएंगे। तो इसमें वो कहानी रिलेट करने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगेगा, और फिर उसके बाद हम ये इसकी ब्रांचेस बताएंगे आपको सॉरी। तो उसके बाद जो होगा तो हमारा क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए हमने आज ये किया है, पहली क्लास है, छोटी क्लास लेते हैं और यहीं तक हम इसको समाप्त करते हैं। फिर इसकी आपको हम स्टोरी बताएंगे क्यों हमें मॉडर्न फिजिक्स बोलने की ज़रूरत पड़ी, इसको ऐसा क्या था। तो हम यहाँ तक की कहानी बाद में नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो हम यही बात करते हैं। तो सबसे पहली ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स, तो हमने आपको बताया कि बेसिकली फिजिक्स की दो ब्रांच हैं, क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। तो फिजिक्स के जब दो पार्ट हैं, आज की डेट में फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अब फिजिकल वर्ल्ड के लेक्चर से आपको एक बात और समझ में आ जाएगी कि आपको 11th में क्या क्या पढ़ना है और 12th में क्या क्या पढ़ना है। अगर आपकी हम बात करें कि 11th की फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है और 12th की फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ये आपको फिजिकल जो वर्ड है हमारा टॉपिक, इससे ये भी चीज़ आपको समझ में आ जाए कि हमें 11th में क्या पढ़ना है और 12th में क्या क्या पढ़ना है। फिजिकल वर्ड के लेक्चर से जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो आपको काफ़ी चीज़ें आसानी हो जाएगी, और हम डिस्कस करेंगे कि इस सब जो फिजिकल वर्ड का पूरा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करते चलेंगे क्या क्या आपको यहाँ पढ़ना है और क्या क्या आपको 12th में पढ़ना है। तो अब अगर हम बात करें, ये जो अभी हम जो क्लास ले रहे हैं पहला चैप्टर है, तो किस फिजिक्स का क्या नेचर है ये पढ़ेंगे और इस सब क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स अगर बात करें तो फिजिक्स सब्जेक्ट का जो बिल्डिंग या टावर हम तैयार कर रहे हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट का जो एक हम बिल्डिंग बनाएंगे या टावर तैयार करेंगे, उसका ये हमारा फाउंडेशन तैयार हो रहा है। ये जो फिजिकल वर्ड हमारा चैप्टर है इसमें हम एक बोलते हैं न्यू, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं न्यू तैयार कर रहे हैं। तो हम फिजिक्स की जो पूरी क्लास लेंगे, जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारा फिजिक्स का, उसका ये हमारा क्या है, फाउंडेशन है, एक न्यू तैयार कर रहे हैं। और जिसे अब हम अगर बात करें तो ये जो क्लासिकल फिजिक्स है ये भी हमारी क्या है, यहीं से स्टार्ट होती है, ये हमारा पूरा फाउंडेशन है। क्लासिकल फिजिक्स से हम पूरा करेंगे। तो जो हम बोलते हैं, अगर चिरसम्मत को हम बोले तो हम बोल सकते हैं प्राचीन फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, प्राचीन फिजिक्स। तो प्राचीन फिजिक्स जो है जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, तो मैं बताऊंगा कि कब के बाद हमने इसको किस फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स बोला गया और किस समय के बाद के फिजिक्स को मॉडर्न या मॉडर्न फिजिक्स बोला गया, ठीक है, आधुनिक फिजिक्स बोला गया। तो एक ऐसी घटना थी जिसके बाद एक ऐसा मतलब फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मोड़ आया, एक नई दिशा प्रदान कर दी गई फिजिक्स को, जिसके वजह से हम उसके बाद की जो फिजिक्स है उसको हम क्या बोलने लगे हैं, मॉडर्न फिजिक्स।
तो आज हम बात कर रहे हैं अब पहले चिरसम्मत भौतिकी यांत्रिकी। तो चिरसम्मत जो फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स है, इसकी 4 ब्रांच हैं। पहली यांत्रिकी या मैकेनिक्स, इसको मैकेनिकल फिजिक्स भी बोलते हैं, मैकेनिक्स या मैकेनिकल फिजिक्स। ये अगर आपको हम बात करें तो ये जो आप पॉलीटेक्निक वाले बच्चे होंगे, आगे जाके जो बच्चे पॉलीटेक्निक करेंगे या जो कभी पॉलीटेक्निक वाले बच्चे हैं, अभी अगर कभी देखा आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपका एक सब्जेक्ट आता है मैकेनिक्स। ये फिजिक्स का एक खुद का भी एक सब्जेक्ट हो गया है, आगे ही जाके ये पार्ट रिवाइजेशन हो गए हैं फिजिक्स के ब्रांच में, ठीक है। ये भी एक आपका एक सब्जेक्ट बन जाता है आगे जाके आपका इसमें पॉलीटेक्निक में, ठीक है। तो ये दोनों आपको ये अगर बात करें तो पॉलीटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में और ये 3rd सेमेस्टर में आपको पढ़ेगा आगे। तो यांत्रिकी मैकेनिक्स, दूसरा है ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स, तीसरा है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, और चौथा विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लासिकल फिजिक्स की जो ब्रांचेस हैं, यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स या मैकेनिकल फिजिक्स। तो यांत्रिकी क्या है, आप ऐसे चीज़ों को पढ़ते हैं यांत्रिकी में जैसे बल, गति, त्वरण, विस्थापन, जड़त्व, न्यूटन के गति के नियम, ये जो भी सब पढ़ा जाता है ये हम मैकेनिक्स या मैकेनिकल फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। आप ये जो सब्जेक्ट है आपको बात करते हैं मार्कर ले लूँ, ये जो सब्जेक्ट है आपका मैकेनिक्स, ये आप पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में। दूसरा देखते हैं थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम हीट के बारे में पढ़ते हैं, ताप के बारे में पढ़ते हैं, हीट एंड टेम्परेचर क्या बोलते हैं। इसमें अगर हम लिख दें तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स, मोशन एंड एसेलरेशन, ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स की जो सेकंड ब्रांच है इसकी, थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मागतिकी, सब इसमें हम लोग पूरा क्या पढ़ते हैं, हीट और टेम्परेचर के बारे में विस्तृत पूरा नॉलेज इसके बारे में लेते हैं। तो अगर अब पूछ दिया जाए थर्मोडायनामिक्स क्या है, ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसके अंतर्गत हम हीट एंड टेम्परेचर का एनालिसिस करते हैं, वो थर्मोडायनामिक्स कहलाती है। तो इसके अंतर्गत हम कंप्लीटली हीट एंड टेम्परेचर का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। अब चौथी आती है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी भी, हाँ, इसकी अगर बात करें आपको थर्मोडायनामिक्स जो है ये भी आपको 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, ठीक है। ये भी आपको 11th। अब आप करते हैं प्रकाशिकी। प्रकाशिकी भी क्लासिकल फिजिक्स का ही एक पार्ट है और इसके अंतर्गत हम कंप्लीटली प्रकाश मतलब लाइट का, इसके अंदर पूर्णतः लाइट का स्टडी करेंगे। तो प्रकाशिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम अंतर्गत कंप्लीटली लाइट का स्टडी करेंगे, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स फिजिक्स कहलाती है। आगे इनके आगे अगर लगाना चाहो तो फिजिक्स लगा सकते हैं, जैसे मैकेनिक्स या मैकेनिकल फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स या ऑप्टिक्स फिजिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स। इसके बाद लास्ट है हमारा विद्युत चुंबकत्व फिजिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स। मतलब ये हमारी जो क्लासिकल फिजिक्स की हैं उनकी ब्रांच थी और ये लास्ट ब्रांच है उसकी इलेक्ट्रो। जैसे ही नाम से आपने समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, मतलब किसके बारे में, विद्युत प्लस चुंबकत्व। जैसे ही नाम से समझ में आ रहा है, विद्युत इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक्स। तो विद्युत इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, दो चीज़ों के बारे में हम जिस साइंस में अध्ययन करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंतर्गत हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स या विद्युत चुंबकत्व फिजिक्स बोलते हैं। और या सीधा सीधा हिंदी में बोल सकते हैं, वो फिजिक्स की वह क्लासिकल फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम विद्युत और चुंबकत्व के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकत्व या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स बोलते हैं। अब इसकी हम बात करें तो ये आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़नी है। ये कहाँ पढ़नी है आपको,
12th स्टैंडर्ड में। और अगर हम इसकी बात करें क्या नाम ऑप्टिक्स का, तो ऑप्टिक्स को भी आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। तो आपकी दो ब्रांच ये हो गई, जो ये आपकी हो गई 12th स्टैंडर्ड में, और ये हो गई दो। तो एक बार हम जो थ्योरी है आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कल मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो हम इसीलिए यहाँ पे आज समाप्त कर रहे हैं क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के बारे में आपको ये बताना जरूरी है कि आखिरकार जब फिजिक्स थी तो हमने फिजिक्स को फिजिक्स ही क्यों नहीं रहने दिया, हमें मॉडर्न फिजिक्स कहना क्यों जरूरी पड़ा। तो एक छोटी सी कहानी है, उसके बारे में बताएंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए हम आज यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आपके लिए भी टॉपिक अच्छा रहेगा, तो एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने आज देखा फिजिकल वर्ल्ड, उसका सबसे पहला था साइंस टॉपिक। फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो फिजिक्स एक विज्ञान की ब्रांच है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो हमने सबसे पहले जरूरी था कि साइंस क्या है, फिर अगर फिजिक्स साइंस की ब्रांच है तो साइंस की हमें क्यों जरूरत पड़ी। तो एक बार रिटेक लेते हैं। तो साइंस इज द ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। मतलब प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षणों एवं सुसंगत तर्कों एवं प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में समझे तो प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम साइंस बोलते हैं। ठीक है, साइंस के बाद हमने फिजिक्स पढ़ना था, तो हम फिजिक्स में आए। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ भी कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे हैं वो। अब जब साइंस पढ़ेंगे, साइंस में अब देखो प्राकृतिक घटनाएं अभी जो इसमें जो है फिजिकल है, ठीक है, नेचुरल का आगे जाएंगे। अब नेचुरल वाले में आ जाती है साइंस की फिजिक्स। ठीक है, तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। हम उसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स की ब्रांच क्या क्या थी। तो फिजिक्स को मेनली 2 पार्ट्स में बांटा गया। आज की डेट में फिजिक्स की 2 ब्रांच है, पहली क्लासिकल फिजिक्स, दूसरी मॉडर्न फिजिक्स। या अगर हिंदी में बात करें तो आधुनिक फिजिक्स और प्राचीन फिजिक्स या चिरसम्मत फिजिक्स बोलते हैं उसको। तो चिरसम्मत फिजिक्स के जो हैं 4 पार्ट हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले यांत्रिकी, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिक्स फिजिक्स या मैकेनिकल फिजिक्स के अंतर्गत हम फोर्स, मोशन और एक्सेलरेशन, त्वरण या न्यूटन के गति के नियमों का अध्ययन करते हैं। थर्मोडायनामिक्स की बात करें, वह ब्रांच जिसमें हीट एंड टेम्परेचर का कंप्लीटली स्टडी करेंगे, वो हमारी क्या कहलाती है, थर्मोडायनामिक्स। ऑप्टिक्स के बारे में बात करें, जिस ब्रांच में फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम लाइट का कंप्लीटली स्टडी करेंगे उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स या प्रकाश की फिजिक्स। विद्युत चुंबकत्व हमने जैसे बताया, नाम से ही आपको समझ में आ रहा था, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, मतलब विद्युत और चुंबकत्व के बारे में जिसमें हम पूरी स्टडी करेंगे वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।